हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके लिए फिर लेकर आ गए हैं ये जो सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 चल रही है क्लास 10th की। तो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का हूबहू वही पेपर आप विषय कोड देख पा रहे हैं 111 और प्रश्न पुस्तिका जो है ए से लिया गया। अब आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जाने वाले हैं, अर्थात लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले वाला जो वीडियो बना था उसमें बिल्कुल आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे और इस वीडियो में हम बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है या नहीं, ये आप देख लीजिए। पहले आप कंफर्म हो जाइए कि यह पेपर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, अर्थात आपको कहीं ऐसा ना हो हम डुप्लीकेट पेपर ही ना दिखा दे। तो देखिए, बिल्कुल यह ऑब्जेक्टिव बताया गया था, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख पा रहे हैं। और इस पेपर में हम आज बिल्कुल आपको बताएंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा प्रश्नों का उत्तर आप जाकर छाप के आ सकते हैं सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में। तो चलिए, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लेकर आते रहूं। और आपके आने वाले 2023 बोर्ड परीक्षा में यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सकता है बिल्कुल देखने के लिए एग्जाम से पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे, वो इतिहास का बताए थे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बताए थे और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र बताए थे। लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, आपदा प्रबंधन के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में बिल्कुल हम भूगोल के प्रश्न बताएंगे, खनिज क्या है, उसके बाद आपको बता दें तो हम बताएंगे सतत विकास क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दें तो हम क्या बताने वाले हैं इसमें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको बता दें तो हम क्या बताएंगे, तो आपदा जो है बाढ़ से सुरक्षा क्या है, बाढ़ से सुरक्षा है तो उल्लेख बताएंगे। उसके बाद आपको बताया तो आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए यह बताएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर। तो चलिए हम भूगोल का पहला लघु उत्तरीय देखते हैं। दिया हुआ है खनिज क्या है। तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होते हैं। यह चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है भूमि से होने वाली विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। और हीरा सबसे कठोर खनिज होता है तथा ग्रेफाइट सबसे मुलायम खनिज होता है। तो चलिए देखिए, अगर आप वीडियो को में सुनकर नहीं लिख पा रहे हैं परीक्षा में, तो आप पॉज करके थोड़ा देर रुक कर आप निश्चित रूप से पूरा सही में सही लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम बताए थे आपको कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास क्या है, देखिए इसके उत्तर दिया हुआ है कि सतत विकास का शब्द आर्थिक है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। इतना भी लिख दीजिएगा तो यह काफी है, और नहीं तो चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। बिल्कुल आपको 20 से 30 शब्दों में ही देना अनिवार्य होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधक से जो प्रश्न पूछा गया है आपके सेंटर परीक्षा में कि बाढ़ से सुरक्षा का उपयोग का वर्णन करें। तो बाढ़ से सुरक्षा के समय क्या करना चाहिए, तो बाढ़ से नियंत्रण का उपाय तथा बाढ़ से जान माल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है। जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है कि बाढ़ नियंत्रण के तरीके को अपनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। 2 में दिया हुआ है कि बाढ़ की पूर्व सूचना देकर इससे होने वाली क्षति को कम की जा सकती है। बाढ़ क्षेत्र को बरसात के पूर्व खाली कराकर बाढ़ से होने वाले क्षति को रोक सकते हैं। चौथा नंबर जो है आपका बाढ़ से घिरे व्यक्तियों एवं पशुओं को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो 5 उपाय दिया गया है, आप किसी 2 या 3 उपाय को भी लिख सकते हैं, तो आपका लघु उत्तरीय बन जाएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है आपदा प्रबंधक से कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करनी चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में जो है आकस्मिक प्रबंध की 3 बड़ी जिम्मेवारी होती है। सबसे पहला क्या होता है, तो आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। दूसरा क्या होता है, तो घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। तीसरा जो होता है आग के फैलाव को रोकना और इसके लिए नज़दीकी उपलब्ध बालू, मिट्टी और तालाब के जल का उपयोग करना। अग्निशामक यंत्र को बुलाना। यही जो होता है आग नियंत्रण करने के विधियाँ होता है। तो आपको शॉर्ट है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो किसी 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो बिल्कुल आपका हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं। ये हम देखते हैं इतिहास का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बिल्कुल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा जाता है और 2 में से कहीं 1 प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। तो देखिए, दिया हुआ था कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। तो इसकी हम वर्णन करेंगे। यह लॉन्ग प्रश्न होता है जो दीर्घ उत्तरीय आता है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पारसा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य पारसा को शक्तिशाली बनाना था। वह जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर पारसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण
एकीकरण के सपने देखा करता था। अपने इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए बिस्मार्क को अनेक आंतरिक तथा बाह्य कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रशा की सेना के पुनर्गठन हेतु आवश्यक धनराशि को जुटाने के क्रम में उसे प्रतिनिधि सभा में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ नीति का भी अवलंबन किया और अपने देश को अनिवार्य सैन्य से लागू किया। यही जो था आपका जर्मनी एकीकरण का जो है आपका दिया गया बिस्मार्क की भूमिका था। ठीक है, बिल्कुल आपका यह प्रश्न जो है आपका लॉन्ग प्रश्न है, इससे आपको जो भी नंबर मिलने वाला है पूरा मिल सकता है और इतना ही लिख दीजिएगा काफ़ी है। चलिए हम बताते हैं अब इसके आगे वाला जो पॉलिटिकल साइंस से लॉन्ग प्रश्न पूछा गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि नगर परिषद के प्रमुख कार्यों को उल्लेख करें। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, यही प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, बिल्कुल यह सही है। तो देखिए दिया हुआ है कि नगर परिषद का एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए नगर परिषद जो है बहुत कार्य करने पड़ते हैं। अगर आपको वीडियो सुनकर अब लिखने में दिक्कत हो रहा है तो पॉज करके रोक कर आप निश्चित रूप से सही लिख सकते हैं। तो दिया हुआ है कि नगर परिषद के दो तरह के कार्य होते हैं, एक होते हैं अनिवार्य होते हैं और एक ऐच्छिक होते हैं। जो अनिवार्य कार्य वे है जिन्हें नगर परिषद को करना जरूरी होता है और ऐच्छिक कार्य ऐसा होता है जो जिसे नगर परिषद इच्छा अनुसार कराता है। ठीक है, तो अनिवार्य कार्य क्या है निम्नलिखित है, देख लेते हैं। एक में है नगर की सफाई करना, पीने की पानी का व्यवस्था कराना, 3 में है सड़क बनाना एवं उसका मरम्मत कराना, 4 में है सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना, 5वां नंबर आप देख पा रहे हैं कि नलियों की सफाई करना, 6ठा जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करना और 7वां जो है आग से सुरक्षा करना और 8वां जो है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निबंध कराना। ठीक है, और ऐच्छिक जो कार्य है क्या है, नई सड़क बनवाना, गरीबों के लिए घर बनवाना और बिजली का प्रबंध करवाना। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो यह काफ़ी है लॉन्ग प्रश्न के लिए, दीर्घ प्रश्न के लिए, क्योंकि आपको वहाँ 250 से 300 शब्दों में 250 200 से 300 के शब्दों के बीच में लिखना रहता है, यह बहुत है शब्द। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि भूगोल का जो तीसरा नंबर प्रश्न था जो आप लोग देख पा रहे थे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बिल्कुल हम लोग कवर करेंगे। दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। देखिए यह 2012 में भी पूछा गया था और 2014 में भी, निश्चित रूप से आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। दिया हुआ है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिणाम है। प्रोमेचर एवं क्या है वाल्डविन ने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। रोस्टो ने कहा कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति के वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच स्थापित संबंध है। तो साहित्यिक दृष्टि से विकास एवं वृद्धि में कोई फर्क नहीं है, अर्थव्यवस्था में विकास एवं वृद्धि में फर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम सोच करके आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्री हिक्स तथा डॉक्टर व्हाइट सिंह ने वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया है। तो अब दिया हुआ कि मैडिस ने भी धनी राष्ट्रों को संदर्भ में आर्थिक वृद्धि तथा विभिन्न राष्ट्रों के लिए विकास के शब्द का प्रयोग किया है। यही जो है आपका आर्थिक विकास का परिभाषा और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतने, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा।